एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ग्रेविटी क्लासेस पे। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर प्रकाश वाला चैप्टर। और प्रकाश के अंदर हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था गोलीय दर्पण के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? गोलीय दर्पण के बारे में। और लास्ट में आते आते हमने ये पढ़ा था कि जब एक गोलीय दर्पण को जब उसके बीचों बीच से जब हम लोग काटते हैं तो दो तरीके के दर्पणों का निर्माण होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। कितने तरीके के दर्पणों का निर्माण होता है? तो दो तरीकों का। यानी कि जो अवतल दर्पण होगा और जो उत्तल दर्पण होगा वो एक गोलीय दर्पण का भाग होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण से ही प्राप्त होगा कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उसके बाद से पढ़ेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और जो उस दिन टॉपिक रह गया था मुख्य फोकस और फोकस दूरी, उसको भी हम लोग क्या करेंगे सर? कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अवतल दर्पण से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? तो अवतल दर्पण से। तो चलिए सबको हेडिंग लगाएगा कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है सर, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो ये कहेंगे कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसके अंदर प्रकाश के परावर्तन धसे हुए भाग से होता है। यानी कि कोई सा भी दर्पण जिसके अंदर प्रकाश का परावर्तन उसके धसे हुए भाग से होगा, उसके धसे हुए भाग से होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे फिगर देखेंगे हम लोग, ये एक मानते हैं ये अपना दर्पण है, दिख रहा है, ये दर्पण है। और इसको यदि हम पीछे से पेंट कर दें, क्या कर दिया जाए? पीछे से पेंट कर दिया जाए, तो जो भी प्रकाश का परावर्तन होगा वो इस धसे हुए भाग से होगा, धसे हुए भाग से होगा। तो जिन दर्पणों में प्रकाश का परावर्तन उसके धसे हुए भाग से होता है, ऐसे दर्पणों को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसके अंदर एक पॉइंट यदि हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दर्पण के धसे हुए भाग से होता है। दर्पण के धसे हुए भाग से होता है, धसे हुए भाग से होता है, भाग से होता है। ठीक है सर, यानी कि वह दर्पण जिसके अंदर प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो उसके धसे हुए भाग से होगा, उसके कर्व वाले पार्ट से होगा। ऐसे दर्पणों को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर बना के हम लोग समझेंगे। ये अपना रहा अवतल दर्पण। इसको पीछे से क्या करेंगे? जो कर्व वाला पार्ट है जो बाहर की ओर निकला हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे, पेंट कर देंगे। ठीक है, ताकि परावर्तन हमारा अच्छे तरीके से होगा। और इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, एक अक्ष गुजरता है जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष क्या होता है? वह रेखा, वह किरण जो जो गोलीय दर्पण के बीचों बीच से गुजरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इस मुख्य अक्ष के, ध्यान सुनिए, यह मुख्य अक्ष जहां पर, जिस बिंदु पर, इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु पर जहां पर से गुजरती है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। और ध्रुव को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? तो पी से। ये सारी चीजें हम लोगों ने कर रखा है सर, पढ़ रखा है। ठीक है, आज जो बात करने वाले हैं इसके अंदर यही पे समझेंगे उत्तल दर्पण पढ़ने से पहले कि मुख्य फोकस क्या होता है। अभी आप सोचिए, अगर जितने भी प्रकाश किरण होगा, अगर यहाँ से कोई एक प्रकाश किरण आएगी और इस अवतल दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद वह एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं
जब अवतल दर्पण से परावर्तित होती है तो एक निश्चित बिंदु से होकर के गुजरती हैं और वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे कि अगर मान के चलते ये वाली जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये वाली प्रकाश की किरण अब आने के बाद से जब ये अवतल दर्पण से क्या होंगी सर? परावर्तित होंगी तो एक बिंदु से गुजरेगा। क्या होगा? एक बिंदु से गुजरेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई एक और प्रकाश का किरण आ रहा है और ये मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तित होने के बाद से वो भी उसी बिंदु से गुजरेगा। यानी कि जितने भी प्रकाश की किरण यहाँ से इस मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे वो परावर्तित होने के बाद से एक ही बिंदु से गुजरेंगी, एक ही बिंदु से गुजरेंगी और वो बिंदु हमको यहाँ पे दिख रहा है। इसी को हम कहते हैं क्या सर? मुख्य फोकस यानी कि एफ कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं जब अवतल दर्पण से परावर्तित होती है एक निश्चित बिंदु से गुजरती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी निश्चित बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं सर? मुख्य फोकस एफ। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है सर? क्या ये बातें क्लियर है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस उसे कहते हैं कि जब किसी भी दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होगा और परावर्तन होने के बाद से किसी एक निश्चित बिंदु से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी और आपस में प्रतिच्छेद करेंगी उसी निश्चित बिंदु के ऊपर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे क्या? फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। क्योंकि ये मुख्य फोकस और ये फोकस दूरी इस अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के अंदर क्या होगा सर? उपयोग होगा। तो अवतल दर्पण हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद से जो उत्तल दर्पण पढ़ने वाले थे उससे पहले हम क्या करते हैं? मुख्य फोकस और फोकस दूरी को पढ़ लेते हैं। अब ठीक से देखिए, इस मुख्य फोकस दूरी और ये P के बीच में कुछ दूरी है, दिख रहा है ये? चलिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं। ये रहा अपना अवतल दर्पण, ये रहा अपना अवतल दर्पण और ये हुआ ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और यहाँ पे हुआ अपना ध्रुव P और मान के चलते हैं यहाँ पे है अपना F जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। अब ये जो F है और ये P है इसके बीच के दूरी को छोटा वाला F कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं सर? फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो फोकस दूरी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था गोलीय दर्पण और इस गोलीय दर्पण के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखा था। यहाँ पर हम लोगों ने इसका पढ़ा था सी मतलब वक्रता केंद्र, और यहाँ से सी और यहाँ से बीच की दूरी को हम लोग क्या पढ़े थे? कैपिटल आर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ये कैपिटल आर हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कैपिटल आर हम लोगों ने पढ़ा था यानी कि वक्रता त्रिज्या। और ठीक से देखा जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा था कि यहाँ पर अगर मान के चलते हैं यहाँ पे P है तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि F जो होगा यानी कि मुख्य फोकस जो होगा वो P और C के बीच में होगा। यानी कि F अगर P से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है तो F से जो C होगा यानी कि वक्रता केंद्र होगा वो भी 2 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। वो भी कितना दूरी पर होगा? 2 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ठीक है ये बात। अब ठीक से देखा जाए तो ये जो R है कैपिटल R यानी कि वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से जो मुख्य फोकस है इसके बीचों बीच में, और इस वाली दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये कैपिटल R की आधी है। यानी कि फोकस दूरी का अगर एक हम लोग फार्मूला ज्ञात करना चाहें यानी F बराबर ये कैपिटल R का जो आधा होगा, कैपिटल R का जो आधा होगा वो क्या होगा सर? फोकस दूरी होगा। क्या होगा? फोकस दूरी होगा। क्लियर है? यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की यानी कि कैपिटल आर की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल आर के लिए भी अगर एक फार्मूला बनाना चाहे तो जो कैपिटल आर होगा वो डबल होगा फोकस दूरी के।
क्या ये बात क्लियर है? वो डबल होगा फोकस दूरी के, यानी कि फोकस दूरी को हम जैसे ही डबल करेंगे हमको कैपिटल आर यानी कि वक्रता त्रिज्या मिल जाएगा, और जैसे ही कैपिटल आर यानी कि वक्रता त्रिज्या को आधी कर देंगे तो हमको फोकस दूरी मिल जाएगा। क्या ये फार्मूला, दो फार्मूला आप लोगों को समझ में आया? इसको आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर पूछता है। ठीक है, क्लियर है? अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसके अंदर प्रकाश का जो परावर्तन होगा उसके धसे हुए भाग से होगा, उसके धसे हुए भाग से होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा फोकस दूरी, सॉरी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसको पढ़ा? कि किसी भी दर्पण के अंदर जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अगर एक निश्चित बिंदु से गुजर रही है, उसी निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा फोकस दूरी। फोकस दूरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मुख्य फोकस और ध्रुव की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। चलिए, क्या होता है उत्तल दर्पण? देखेंगे यहाँ, यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर सर? तो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये कौन सा दर्पण होता है सर? वह दर्पण जिसके अंदर प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए सतह से होता हो। क्या होता हो? उभरे हुए सतह से होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी जो अवतल दर्पण के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक उसका अपोजिट इसके अंदर पढ़ना है। इसके अंदर जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो उभरे हुए सतह से होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे सतह से होता है। दर्पण के उभरे हुए सतह से होता है, सतह से होता है। ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ से फिगर से हम लोग समझेंगे, ये हुआ अपना एक दर्पण हम लोगों ने बनाया, एक दर्पण हम लोगों ने बनाया, और इसको हम क्या कर रहे हैं सर? अंदर से पेंट कर दे रहे हैं, अंदर से पॉलिश कर दे रहे हैं। अब जो यहाँ पे प्रकाश का जो परावर्तन होगा इसके उभरे हुए सतह से, यानी कि जो बाहर की ओर निकला हुआ है इसके सतह से होगा, और सेम इसके अंदर भी वही होगा जो कि P होगा, ध्रुव होगा, और इसके अंदर एक मुख्य अक्ष गुजरेगी जो कि इसके गोलीय दर्पण के बीचों बीच से गुजर रही थी। क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों गोलीय दर्पण का ही भाग है, इसलिए इन दोनों का अंदर जो P होगा, F होगा और C, R वो सभी क्या होंगे? एक समान होंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रकाश का परावर्तन होगा, वो जो भी प्रकाश का परावर्तन होगा वो उभरे हुए सतह से होगा। क्या होगा सर? उभरे हुए सतह से होगा, उभरे हुए सतह से होगा। तो जो भी इसके अंदर जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो उभरे हुए सतह से होगा। तो वह दर्पण जिसके अंदर प्रकाश का जो परावर्तन होता है उभरे हुए सतह से होता है, वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है सर? वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और क्या पढ़ा हम लोगों ने? फोकस दूरी, और पढ़ा मुख्य फोकस। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए, कल अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन और प्रतिबिंब का बनना। यानी हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण से किस तरीके से प्रतिबिंब को हम बना सकते हैं विभिन्न स्थितियों के अंदर रख करके। क्या करेंगे सर? अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे विभिन्न दूरियों पे रख करके। तो जो भी जितने भी इसके अंदर केस पढ़ने वाले हैं वो 6 तरीके का केस पढ़ेंगे जो अगले लेक्चर में आने वाला है। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।